यूपीपीएससी आरओ 2021 के लिए ये रात 8 बजे प्रैक्टिस सेट आपके लिए डेली ये स्टार्ट हो रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए। इसको हम प्रीमियर करेंगे डेली, लाइव अगर करेंगे तो लाइव, नहीं तो प्रीमियर करेंगे। आपको ऑप्शंस को टिक करना है, सही ऑप्शन को, और अपना जांच भी कर लेना है और अपने नॉलेज में बढ़ोतरी भी करनी है। और पेड ग्रुप वाले छात्र और यूट्यूब वाले छात्र दोनों ही इसका लाभ ले सकेंगे। दोनों ही भाषाओं में रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। केवल आज का वीडियो सिर्फ हिंदी में है, जल्दबाजी में टाइपिंग नहीं हो पाई है इंग्लिश में, इसलिए। लेकिन कल से आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलेगा। तो आप लोग देखिए, अपने नॉलेज का परीक्षण करिए और काफ़ी कुछ रिवाइज भी हो जाएगा। बाकी सब सेक्शंस जो हैं, जो वीडियोस आ चुके हैं वो आपके पास उपलब्ध हैं, पीडीएफ उपलब्ध हैं। बार बार रिवाइज़ करिए, वो बेस्ट हैं, उसको दोबारा बनाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ चीज़ें रह गई हैं, उनको दोबारा बनाएंगे तो वो सब अलग अलग टाइम स्लॉट में आपको मिल जाएंगी। चैनल सब्सक्राइब किया है तो आपको वीडियो तक पहुंचने में दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा और ज़्यादा आसानी के लिए टेलीग्राम ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जय हो स्टडी टेलीग्राम ग्रुप, ज़रूर ज्वाइन कर लें आप सभी। विभिन्न जो परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है उससे संबंधित सभी तरह की वहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको मिलती है वीडियो सहित। तो चलिए शुरू करते हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से होती है। तो ऐसा ही कुछ प्रश्न अभी पीसीएस में भी आया था और अक्सर पूछता है। तो पहला ऑप्शन है पूर्वोत्तर मानसून के बंगाल की खाड़ी को पार करने पर। दूसरा है भूमध्य सागर से कमज़ोर शीतोष्ण चक्रवातों का आगमन पर, जिसको पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? बस 5 सेकंड आप लोगों को दूंगा, आपको तुरंत पॉज करके आंसर देना है, ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। तो इसका उत्तर होगा सिर्फ 2, केवल 2। मानसून वर्षा नहीं कराता है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मध्य एशिया को पार करके जो पश्चिमी हवाएं आती हैं, पश्चिम की तरफ से, पश्चिम से पूर्व की जिनकी दिशा होती है, जो शीतोष्ण चक्रवात होते हैं, उनसे वर्षा होती है। और ये शीतोष्ण चक्रवात पश्चिम से पूर्व की दिशा में जाते जाते कमज़ोर होते जाते हैं, मतलब वर्षा की मात्रा पश्चिम से पूर्व की तरफ घटती जाती है। ठीक है, इसकी दिशा ये रहती है और वर्षा की मात्रा इसी दिशा में घटती चली जाती है। यहाँ ज़्यादा होगी, यहाँ कम होगी और धीरे धीरे क्षीण हो जाती है। ठीक है, यही कारण है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद ये आगे नहीं बढ़ पाती है अमूमन। तो इसका आंसर बी होगा। शीतकालीन वर्षा का कारण मानसून नहीं होता है, क्योंकि चलिए मैंने आपको बता ही दिया है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने जो ज़रूरत होगा वहाँ एक्सप्लेन करेंगे। नदियों को उनके उद्गम स्थानों के साथ सम्मेलन कीजिए। साबरमती, अमरकंटक, ब्रह्मपुत्र, कैलाश श्रेणी, कृष्णा नदी, महाबलेश्वर। तो ये आपके ऑप्शंस रहे, आप अपना ऑप्शन चुन लीजिए। तो इसका जो है आंसर होगा सी, दूसरा और तीसरा। पहला वाला गलत है। अब साबरमती जो है अमरकंटक से नहीं बल्कि ये अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है। बाकी ब्रह्मपुत्र कैलाश श्रेणी से और कृष्णा नदी जो है महाबलेश्वर महाराष्ट्र में जो स्थित है वहाँ से निकलती है। तो दूसरा और तीसरा, सी वाला राइट आंसर होगा। तो साबरमती नदी भारत की प्रमुख पश्चिम में प्रवाहित होने वाली नदियों में से एक है। इसकी उत्पत्ति अरावली पर्वतमाला से होती है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के कैलाश पर्वत से निकलती है और कृष्णा नदी का स्रोत महाबलेश्वर है। नेक्स्ट है, भारत के प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से स्थित हैं? प्रायद्वीपीय पठार की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा। राजमहल श्रेणी, अरावली श्रेणी, मेघालय का पठार, कार्बी आंगलोंग का पठार। अब ये जो लास्ट के 2 हैं, पहले 2 तो आपको पता ही है, लेकिन लास्ट के 2 ये छूटे हुए हैं जो कि उत्तर पूर्वी भारत में है। तो आपको लगेगा कि अरे दक्षिण से उत्तर कैसे जा सकता है, तो आप पहला दूसरा टिक कर दोगे, जो कि ऑप्शन में है भी नहीं। ठीक, तब फिर आप सोच में पड़ जाओगे, क्वेश्चन छोड़कर आगे बढ़ जाओगे, है ना, या फिर कुछ गलत करके चले आओगे। लेकिन आपको बता दूं कि मेघालय का पठार, कार्बी आंगलोंग का पठार कभी प्रायद्वीपीय पठार का अंग हुआ करता था। ये बाद के विस्तार में इसने साथ छोड़ दिया, उसी का एक विस्तृत पार्ट है, उसी का एक विस्तारित भाग है मेघालय का पठार और कार्बी आंगलोंग का पठार। तो इसका जो आंसर होगा चारों होगा, 1 2 3 4 चारों ही होगा। तो प्रायद्वीपीय पठार की उत्तरी सीमा अरावली श्रेणी के पश्चिमी भाग में कच्छ से लेकर यमुना एवं गंगा के समानांतर होते हुए राजमहल श्रेणी और गंगा डेल्टा तक विस्तृत हैं। इसके अलावा उत्तर में कार्बी आंगलोंग और पूर्वोत्तर में मेघालय का पठार तथा पश्चिम में राजस्थान भी इसका विस्तार है। छोटा नागपुर पठार से पूर्वोत्तर भाग पश्चिम बंगाल में स्थित मालदा गैप से अलग हो जाते हैं। राजस्थान में रेगिस्तान और अन्य रेगिस्तान जैसी स्थलाकृतियाँ इन्हीं पर विस्तृत हैं।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से लौह खनिज हैं। लौह खनिज और अलौह खनिज मतलब लौह खनिज जिसमें लोहा हो, कार्बनिक पदार्थ मतलब जिसमें कार्बन हो, सी हो। इसी तरह लौह खनिज मतलब ऐसे खनिज जिसमें लौह पाया जाता हो, Fe पाया जाता हो, आयरन पाया जाता हो। तो ऐसा कौन सा है? तो इनमें निकिल और कोबाल्ट तीसरा और चौथा। बॉक्साइट और तांबे में ये इनके अयस्कों में लौह नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला नहीं, दूसरा और चौथा, डी वाला। ठीक है। तो लौह खनिज लौह युक्त खनिज होते हैं, जबकि अलौह खनिज भी धात्विक खनिज होते हैं, लेकिन इसमें लोहा नहीं होता है। लौह खनिजों के उदाहरण कौन से हैं? लौह अयस्क, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट आदि। अलौह खनिजों के उदाहरण हैं सोना, चांदी, तांबा, सीसा, बॉक्साइट, टिन, मैग्नीशियम आदि अलौह खनिज हैं, इनमें लौह नहीं पाया जाता है। लाल सागर के साथ समुद्र तट साझा करने वाले राष्ट्रों में सम्मिलित हैं। हमने आपको ट्रिक बताया है एक वीडियो में, काफ़ी लोगों को एक प्रश्न मिला भी एक दो। तो लाल सागर के साथ समुद्र तट साझा करने वाले राष्ट्रों में शामिल नहीं है। इसमें से कौन सा इसमें शामिल नहीं है? तो इसमें ओमान और जॉर्डन शामिल नहीं है। शामिल हैं पूछ रहा है, तो यमन और सूडान शामिल हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दूसरा और तीसरा, बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 का बी। तो ओमान फारस की खाड़ी में स्थित है, जो हमने आपको बताया था क्यूबॉक्सी में स्थित है वो। ठीक, और जॉर्डन तो एक लैंडलॉक देश है, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, जॉर्डन को यहाँ पे आपको मानचित्र में दिख रहा होगा जॉर्डन, और ये चारों तरफ से लैंडलॉक है, इसकी कोई तट रेखा नहीं है, समुद्री तट नहीं है इसका। अब ये है रेड सी। रेड सी के चारों तरफ याद रखने के लिए मैंने कहा था देश सी, DESEEY, इससे याद रखिए, या फिर नक्शे में देखकर भी याद कर सकते हैं। तो डी से जिबूती हो गया ये आपका, ई से इरिट्रिया हो गया आपका, एस से आपका सऊदी अरब हो गया। ठीक है, और डबल एस है, एस से आपका सऊदी अरब हो गया, ये ई करिएगा, ये एस कर लिए, सॉरी एक सेकंड फिर से बता दूं, DESSEY है ना। तो डी से जिबूती हो गया, ई से इरिट्रिया हो गया, एस से सऊदी अरब हो गया, एस से सूडान हो गया, फिर ई से इजिप्ट हो गया, और वाई से यमन हो गया, ये यमन है आपका। तो ये इतने देशों के, ये देश जो हैं इनके किनारे किसको छूते हैं? रेड सी को छूते हैं। तो इजीली आपको इस तरह से मानचित्र के थ्रू भी और ट्रिक के थ्रू भी याद रहेगा। नेक्स्ट है आर्कियन चट्टानें पृथ्वी की प्राचीनतम चट्टानें हैं। दूसरा है प्रायद्वीपीय भारत का 2/3 भाग, 2/3 पूछ रहा है, वो आर्कियन चट्टानों का बना हुआ है जो प्रायद्वीपीय भारत है। तो दोनों ही कथन सत्य हैं। आर्कियन चट्टानें वो चट्टानें जब पृथ्वी कभी आग का गोला थी, जब ठंडी हुई तो सबसे पहले जो जिन चट्टानों का निर्माण हुआ वो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। ग्रेनाइट है ना, संगमरमर आदि इसी में पाए जाते हैं। ये परतदार नहीं होकर रवेदार हैं। दो तरह की मूलतः परतें होती हैं, रवेदार और परतदार। रवेदार परतों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, परतदार चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। ये रिच होते हैं खनिज के मामले में। तो इस आर्कियन श्रेणी से वर्तमान में अगर देखा जाए तो 2/3 भाग निर्मित है प्रायद्वीपीय भारत का, लेकिन ये 2/3 भाग आर्कियन के रूप में न होकर के आर्कियन का ही विस्तार हो गया है, या आर्कियन का रूपांतरण हो गया है विभिन्न अन्य जो चट्टानें हैं उनके रूप में। जैसे धारवाड़ा चट्टान हो गई, कुड़प्पा चट्टान हो गई, विंध्यन हो गया, दक्कन हो गया, इन सब में रूपांतरित हो गई हैं। तो इनका रूपांतरित रूप पाया जाता है, इसीलिए विश्व में आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं वो न के बराबर, इनका अस्तित्व केवल अब सिद्धांतों में दिखता है, व्यवहार में अपक्षयित, अपर्दित, या फिर ये अवसाद इनका मात्र रह गया है कहीं कहीं। ठीक, तो दोनों ही सही हैं, दोनों, सी वाला राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी परतदार चट्टानें हैं? ठीक वैसा ही है, आपको मैंने बता ही दिया। तो आर्कियन को छोड़ करके बाकी सब परतदार चट्टानें, सब में जीवाश्म के अंश पाए जाते हैं। परत दर परत जीवाश्म दबा, फिर उसके ऊपर परत चढ़ी, फिर वहाँ पे कुछ जीव जंतु या कार्बनिक पदार्थ यहाँ पे जमा हुए, ठीक है, उसके ऊपर फिर से परत जमी। तो इस तरह से चट्टानों का निर्माण हुआ है। ऐसी चट्टानों को परतदार चट्टानें कहते हैं। इन्हीं परतदार चट्टानों में जो मुख्य मुख्य खनिज हैं वो पाए जाते हैं। ठीक, आपका जो खनिज तेल आदि भी है वो भी इसी में पाया जाता है। तो इसका जो है क्या आंसर होगा? परतदार चट्टानें, तो धारवाड़ और कुड़प्पा 2 और 3 राइट आंसर है। आर्कियन क्या है? ये परतदार न होकर रवेदार चट्टान है।
निम्न श्रेणियों को दक्षिण से उत्तर के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दक्षिण से उत्तर, ध्यान रखिएगा, ये अगर भूल जाएंगे, इसको सही से पढ़ेंगे नहीं तो गलत हो जाएगा, सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो निम्न श्रेणियों को दक्षिण से उत्तर के क्रम में, आपको पता है कि सबसे दक्षिण में कौन सा है, शिवालिक है। शिवालिक सबसे दक्षिण में आता है, तो सबसे पहले तो 3 हो जाएगा आपका, तो 3 को एकदम कांस्टेंट रख लीजिए। फिर आपको मैंने एक फार्मूला बताया है, कालजपी, कालजपी अर्थात काराकोरम, लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल। इसमें केवल लद्दाख और पीर पंजाल है, तो सबसे दक्षिण में क्या हो जाएगा, पीर पंजाल, उत्तर में लद्दाख। तो इस तरह से चलेगा 1 2 1 2। तो ये सीरीज़ तो पक्की हो गई आपकी, 3 पहले आएगा, 1 पहले आएगा, 2 बाद में आएगा। अब बचा आपका शिवालिक और महाभारत। अब यहाँ पे हो सकता है कि आपको 3 1 2 से ही मिल जाए। आपको मान लीजिए, मैं एक तरीका बता रहा हूँ आपको, एक तरीका बता रहा हूँ, इसका आंसर तो 3 4 5 3 4 5 1 2 होगा। अर्थात सबसे दक्षिण में कौन सा है, शिवालिक है, उसके बाद महाभारत है, उसके बाद फिर धौलाधर है, धौलाधर के बाद फिर आपका पीर पंजाल पड़ेगा, फिर लद्दाख पड़ेगा। लेकिन एक तरीका बता रहा हूँ कि 3 1 2 आपको बहुत आसानी से मिल गए। शिवालिक सबसे दक्षिण, फिर कालजपी से आपको ये याद रहेगा कि लद्दाख ऊपर है, नीचे क्या है, पीर पंजाल है, तो पीर पंजाल नीचे, फिर लद्दाख ऊपर। इतना तो आपको आसानी से मिल गया, 3 1 2। अब देखिए इसमें 3 1 2 क्या मिल रहा है क्या आपको, ये तो बिल्कुल गलत हो गया, 3 लास्ट में है। यहाँ पे देखिए 3 1 2 के पहले हो गया, ये भी गलत हो गया। क्या यहाँ पर, ये भी गलत हो गया। देखिए 1 के बाद 3 है। अब यही एकमात्र बचा जहाँ 3 है और 1 के बाद 2 है, तो ये ईजिली आपको आंसर मिल गया। इस तरीके से आप जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा दिमाग को जोड़ देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ईजिली आप टैकल कर लेंगे। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं सबसे श्रेणी, विभिन्न श्रेणियाँ हैं, इनको देख सकते हैं। ठीक है, लद्दाख ये है आपका और ये है पीर पंजाल। ठीक है, ये आपका शिवालिक श्रेणी है, शिवालिक के बाद ये आपका धौलाधर श्रेणी है और धौलाधर के पहले क्या पड़ रहा है, आपकी महाभारत श्रेणी यहाँ पर पड़ रही है। ठीक, ये महाभारत श्रेणी पड़ रही है। और ये साफ थोड़ा सा, हाँ ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा महाभारत, आप देख रहे हैं ना, महाभारत श्रेणी। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, काराकोरम, काराकोरम के बाद लद्दाख, लद्दाख के बाद जास्कर, जास्कर के बाद ये आपका पीर पंजाल। ठीक है, पीर पंजाल के बाद धौलाधर, धौलाधर के बाद ये आपका महाभारत श्रेणी। ठीक है, महाभारत श्रेणी, और उसके बाद ये सबसे लास्ट में दक्षिण में आपको शिवालिक। विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी रकापोशी निम्न में से किस श्रेणी में स्थित है। विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है, ये एक प्रश्न बनता भी है। तो राकापोशी ध्यान रखिएगा किसमें है, तो राकापोशी जो है ये लद्दाख श्रेणी में स्थित है। किसमें, लद्दाख श्रेणी में स्थित है। बी वाला राइट आंसर है, याद रखिएगा हमेशा के लिए। दून या द्वार नामक लंबोत घाटियाँ किन 2 श्रेणियों के बीच पाई जाती हैं, पूछा गया प्रश्न है, रिपीटेड है। ठीक है, तो दून या द्वार नामक लंबोत घाटियाँ किन 2 श्रेणियों के बीच पाई जाती हैं। तो आपको पता है दून कहाँ पाए जाते हैं, मुख्यतः उत्तराखंड आदि क्षेत्र में। तो ये किन के मध्य स्थित हैं, तो ये आपके मध्य हिमालय, ये वृहत हिमालय है, वृहत हिमालय से कोई मतलब नहीं है, मध्य हिमालय और शिवालिक जो बाह्य हिमालय है इनके मध्य स्थित हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये जैसे देहरादून आपका हो गया, तो मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, बी वाला इसका राइट आंसर होगा। अब आइए हिंदी के प्रश्नों को देख लेते हैं। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में भोग करने के लिए दी जाती है, रास्ते में खाने के लिए दी जाती है, उसे क्या कहते हैं। तो 4 ऑप्शन है, जल्दी से चुनिए। तो सी वाला राइट आंसर है, पाथेय कहते हैं। क्या कहते हैं, पाथेय, सी वाला राइट आंसर है। आधी रात का समय को क्या कहते हैं, आधी रात्रि के समय को क्या कहते हैं। तो आधी रात के समय को क्या कहते हैं, डी, निशीथ कहते हैं। डी वाला राइट आंसर है। जिसके पास कुछ न हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है, कुछ न हो, कुछ हो ही ना, तो अकिंचन। ठीक है, अकिंचन। जिसे बुलाया न गया हो वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। देखिए, जिसके बुलाने की कोई तिथि न हो उसको अतिथि कहते हैं। जिसको बुलाने की कोई तिथि न हो उसके लिए अतिथि शब्द का प्रयोग होता है।
जिसको बुलाया ही न गया हो उसको कहते हैं अनाहूत। आहूत मतलब बुलाना, और अ जोड़ दिया तो जिसको बुलाया नहीं गया हो, तो अनाहूत सी वाला राइट आंसर है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो जो मोक्ष की इच्छा रखता हो, मुमुक्षु, क्या हो जाएगा? मुमुक्षु, सी वाला राइट आंसर होगा। अभी हाल ही में आपसे पूछा था ना, जीने की इच्छा रखना पूछा था, जीने की इच्छा रखना शब्द के लिए कौन सा उपयुक्त शब्द होगा? तो जिजीविषा होगी, जिजीविषा, जीजीविषा, ठीक है। ये जीने की इच्छा होती है। अगर पूछे कि जीने की इच्छा रखने वाला के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त होगा, तो जी विषु, जी विषु, ठीक है। ये क्या होगा? जीने की इच्छा रखने वाले के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो ये सब एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सी वाला राइट आंसर है आपका। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। जीव का पर्याय है, जीव का पर्याय क्या है? रसना, बी वाला राइट आंसर है। जीव का क्या पर्याय है? रसना। कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? तो अहि क्या है भैया? अहि मतलब होता है सर्प, सांप। इनमें से कौन सर्प का पर्यायवाची नहीं है? उरग, सरीसृप, पवनाश, सिंधु। देखिए ये सभी वाकाबुलरी हैं। वाकाबुलरी को आपको पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, तीनों कार्य करने पड़ेंगे, ठीक। तो कौन सा शब्द आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए मैंने दे दिया है, पीडीएफ दे दी है, जितने दिए हैं बहुत महत्वपूर्ण है, सारे पढ़ डालिए शुरू से लेकर अंत तक। कौन सा शब्द अहि का पर्याय? अगर कोई डाउट हो, कोई दुविधा हो तो पूछ सकते हैं, देखेंगे उसमें। कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं? तो अहि मतलब क्या होता है? सर्प होता है, उरग भी होता है सर्प का, सरीसृप भी होता है, पवनाश भी होता है, सिंदूर ये गज का होता है भैया, हाथी का होता है। तो डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नैसर्गिक, तो बहुत आसान है, कौन सा हो जाएगा नैसर्गिक का? प्राकृतिक, नेचुरल, सी वाला राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है? हैंड का, हाथ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो हस्त, पाण, कर, ये तीनों तो हैं। कट किसका होता है? कमर का होता है। कट किसका पर्यायवाची होता है? कमर का पर्यायवाची होता है। तो ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो सूर्य का पर्यायवाची दिनेश भी है, मतलब जिनके आने से दिन हो जाए, दिन के भगवान। दिनकर, जिनके आने से दिन हो जाए। प्रभाकर, जिनके आने से सूर्य, मतलब जिनके आने से प्रभा हो जाए, मतलब सुबह हो जाए, दिन हो जाए। विभाकर, विभा मतलब होता है रात्रि, विभा मतलब क्या होता है? रात्रि। तो रात किसके आने पे होती है? कर मतलब आकर, जिसके आने से रात्रि हो जाए, तो वो चंद्रमा है। वो कौन है? चंद्रमा है। विभाकर किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा का है, ना कि सूर्य का। तो बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई आपके पास दुविधा हो, पेड कोर्स से जुड़ना हो, यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा, आरओ मुख्य परीक्षा, प्रीलिम्स, ठीक है, या अन्य किसी भी कारण से कुछ आपके मन में दुविधा हो, तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर पूछ सकते हैं व्हाट्सएप करके। बहुत बहुत धन्यवाद।